to crack UPSC in first attempt. मेरे ख्याल से आप सभी लोग इसी के लिए कोशिश कर रहे होंगे, राइट? और होनी भी चाहिए। अटमोस्ट हमारा गोल यही होना चाहिए कि हम जब भी अपना पहला अटेम्प्ट दें, सबसे सीरियस अटेम्प्ट हमारे साथ हो, एंड दैट मस्ट बी अ वेरी टू द पॉइंट एंड स्ट्रेटेजिकली, राइट? जो हमारा एफर्ट होना चाहिए। लेकिन इसके रूल्स जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। बार बार मैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम करता रहता हूँ, उसके पीछे एक पर्पज़ है मेरा। ये बहुत ही एक लॉन्ग जर्नी है, एटलीस्ट 1.5 ईयर्स, जो एक लंबी एक जर्नी होती है। यहाँ चेक एंड बैलेंस अगर आप अपना नहीं करोगे, राइट, तो यहाँ पर एक बहुत दिक्कत आती है। सपोज दैट आज से 6 महीने बाद मैं कहाँ होऊंगा, आज से 3 महीने बाद मैं कहाँ होऊंगा, आज से 1 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा। जनरली हमारा स्टूडेंट जो होता है वो ये सोचता है कि अपीयर होना है और अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो गर्मी भी नहीं पूरी जो है वो ढंग से शुरू हुई है, कायदे से जो देखा जाए हीट अप पढ़ाई की। इस दौरान उसका एक बहुत प्रीशियस टाइम निकल जाता है। हमें ये नहीं पता चलता है कि जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती है। इस बात को मैं प्रूव कर रहा हूं जो इस बार का रिजल्ट आया है। रिजल्ट को लेकर अगर हम बात करेंगे तो लगभग ये देखा जा रहा है कि काफी हद तक, यानी 40 to 45% जो हमारे सिलेक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं वो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, सर्विस में थे और उन्होंने अपनी रैंक को इंप्रूव किया। जो फर्स्ट रैंकर है वो आपने देखा पहले IRS में थे, उसके बाद उन्होंने जंप किया। उसके बाद सेम कुछ ऐसा ही परसेंटेज जो है हमें देखना ही पड़ रहा है कि 40 to 45% प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, ये प्रोफेशनल्स हैं, यानी कहीं काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, MBA है या प्रोफेशनल, उनके पास एक जो है वो डिग्री है, वहां पे उनके पास एक एक्सपोजर है। ये देखने को मिल रहा है कि 10 to 15% जो आपका स्टूडेंट है हार्डली, वही एक जो है वो फ्रेशर के तौर पर अंदर गया है, जो सेलेक्ट एज अ फ्रेशर। सो ये बहुत ही एक लोअर क्वालिटी है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्वांटिटी इनकी बहुत कम हो रही है उस सेगमेंट में, और ये जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। बट दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ द फियर। यहां पर हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। सवाल ये है कि आखिर इनको एडवांटेज क्यों मिल रही है और यूपीएससी का जो चेंजिंग पैटर्न है वो कैसे इनको सपोर्ट कर रहा है। अगर हम ये बात समझ जाए तो शायद अपनी तैयारी को हम और ज्यादा स्ट्रेटेजिकली अपने आप को जो है वो हम जस्टिफाई कर पाएंगे। ये तो तय है कि ये लोग जो सर्विस में है ऑलरेडी, दे हैव अ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट दैट इज नोन एज कॉन्फिडेंस। है ऑफ कोर्स है, डर नहीं है कि मेरे को इसके बाद क्या करना है या बाबूजी क्या करेंगे या XYZ है। वो पहले से सर्विस में है, वो इस आयोग को पहले भी फेस कर चुके हैं, यूपीएससी इंटरव्यू पैनल को, और उन्हें क्या करना है, अपनी रैंक को इंप्रूव करना है, ऑलरेडी वो सिक्योर है। ये लोग भी कुछ ऐसा ही कॉन्फिडेंस इनके पास भी है कि हाँ भाई जॉब में है, XYZ है, हमारे पास कॉन्फिडेंस है। इसके अतिरिक्त एक जो सेगमेंट है, इसके जो बियॉन्ड एक पॉइंट है, उस पर मैं बातचीत करना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात, दे हैव अप्लाइड नॉलेज, राइट। जब आप जॉब में हो, जब आप सर्विस में हो, इनकी एक ट्रेनिंग हुई होगी, एक रिगोरस इन्होंने ट्रेनिंग की होगी। जो सर्विस में है, सपोज दैट जो इस बार के IAS टॉपर हैं, उन्होंने बाकायदा जो है उनका रेवेन्यू का एक ट्रेनिंग हुआ था, और ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत ही विविड होती है, बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर के साथ होती है, जिसमें भारत दर्शन होता है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, अपने स्टेट्स को जानने, अपने देश को जानने, ये इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। वो इनको क्या करते हैं कि पर्सनालिटी को एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर देते हैं। ये एक्सपोजर आगे चलकर जो है, यानी वहां पर जहां पर उनका जो है प्रैक्टिकल नॉलेज इन्वॉल्व होती है, वो इसके साथ आ जाती है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। कुछ ऐसा ही इनके साथ भी हो रहा है, ठीक है। तो यहां जो कॉन्फिडेंस और एक्सपोजर है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारा बन के आ रहा है। ये चीज आपको जो है वो मैं प्रूव करना चाहता हूं कि अगर आप वाकई में यूपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, सो हमें अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा, इस जो पैटर्न चेंज हो रहा है, जो पैटर्न आ रहा है, उसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। आज मैं सबसे पहले बात करूंगा कि यूपीएससी को किन लोगों की डिमांड है, वो किस तरह के जो हमें स्टूडेंट्स की उनको नीड है, आप अपने आप को कैसे उस माइंडसेट में लेकर जा सकते हो और अपने आप को कैसे 1 साल तक मेंटेन करके रख सकते हो। शुरू करें, चलिए। सो ये हमारे सामने जो है वो डाटा रहा। अब इस डाटा में हम देखते हैं यूपीएससी किस टाइप के स्टूडेंट्स को जो है वो इनवाइट कर रहा है, क्या है, और हम इस समय कहां है और हमें क्या चीज करना चाहिए। सपोज दैट द फर्स्ट थिंग, जहां पर हमारी सबसे पहली बात आती है, द फर्स्ट थिंग, यूपीएससी ऐसे स्टूडेंट को देख रहा है जो कि प्रॉब्लम सॉल्वर हो। नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्वर से भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट वो देख रहा है, वो ऐसे स्टूडेंट को जानना चाहता है जो प्रॉब्लम्स को, वन हु करेक्टली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। वास्तव में प्रॉब्लम है क्या, ये आइडेंटिफाई करना जिस स्टूडेंट को आता है, वो यूपीएससी के लिए बहुत इजीली जो है वो प्रिपेयर कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इस प्रॉब्लम वर्ड को पता ही नहीं होता, ये प्रॉब्लम है क्या, राइट। वी जनरली डिड अबाउट द
प्रॉब्लम सॉल्वर तो वही होगा ना जिसको प्रॉब्लम समझ में आ गई है, ठीक है। अगर आप प्रॉब्लम को इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है ये जरा हम समझते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज दैट एक बेगर है और उस बेगर को लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, ठीक है। हमने देखा होगा हमारी लाइफ में इस तरह के बहुत से लोग दिख जाते हैं इजीली। अब समझना कि प्रॉब्लम क्या होती है और प्रॉब्लम सॉल्वर यूपीएससी को किस तरह के जो है वो यूथ की नीड होती है और हमें अपनी पढ़ाई को कैसे लेकर जाना है। आप 4 फ्रेंड्स जो है वो घूमने निकले, सीपीयूपी सब घूम घाम के आ रहे हो, एक्सवाइजेड जो भी अपना काम कर रहे हो। पहला जो आपका फ्रेंड है वो थोड़ा सा रिलीजियस बैकग्राउंड का है, ठीक है। उसका बैकग्राउंड जो है रिलीजियस है। उसको ये बताया गया है कि जो है वो जब दान देते हो, जकात करते हो, जो भी आपको करना है उसकी वजह से आपको पुण्य मिलता है और पुण्य कैलकुलेट होता है, फिर अगले जन्म में आपको जो है वो स्वर्ग वर्ग एक्सवाइजेड मिलता है। ये उसको बताया गया। ये बेगर है, ये बेगर इसको जिसको लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, ये इसके पास पहुंचता है, कहता है कि भाई पैसा मांगता है, भीख मांगता है। क्या करेगा ये फर्स्ट पर्सन? क्या करेगा भाई? धार्मिक परिवार से, बहुत रिलीजियस फैमिली से उसको सिखाया गया है कि आपको करते हैं, उसने देखा है मेरे पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो हमें भी ये करना चाहिए। क्या करेगा? 5 रुपीज 10 रुपीज जो भी उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी वो उठाकर उसको दे देगा। क्या होगा? इसकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए हो जाएगी। हो सकता है भूख से मर रहा हो तो उसको 2 रोटी मिल जाए। एक्चुअली में हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है जिसका आप पार्ट बनने जा रहे हो वो यही काम करती है। अवर ब्यूरोक्रेसी डू द सेम थिंग। पुल गिर गया बनारस में, क्या होगा? हर परिवार को 50,000 1 लाख का मुआवजा दे दिया जाएगा। एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का, मरने वाले को घोषणा होती है, मृतकों के परिवारों को 2 लाख, घायलों को 50 लाख। बहुत अधिक हुआ 5 लाख, डिपेंड करेगा किस बात पे हुआ। तो आप क्या करते हो? आप कंपनसेशन देते हो। हैव यू एवर आस्क्ड कि ये रेल दुर्घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए? हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जब क्राइसिस अराइज होती है तो हम वहां पर जाकर प्लानिंग करते हैं। हम प्लानिंग इसलिए नहीं करते कि हमें इसको डेवलप करना है। हमने कंपनसेशन दे दिया, हम वेट करने लगे, अभी एक का कंपनसेशन आया नहीं, तब तक दूसरी रेल लड़ गई, ठीक है। कोई सड़क हादसा हो गया, तुरंत आनंद फानंद में मुख्यमंत्री पहुंच गए, मंत्री पहुंच गए, अधिकारी पहुंच गए और दिखा दिया हमने, देखो कितनी सहायता की है तुम्हारी, कितनी सहायता की है, और ये लो तुम्हें 2 लाख का चेक दे दिया, 50,000 का चेक दे दिया, 1 लाख का चेक दे दिया। बट ये प्रॉब्लम दोबारा अराइज ना हो इसके लिए हमने कोई काम नहीं किया। किसान ने सुसाइड कर लिया, एग्रीकल्चर मतलब फार्मर ने पहुंच गया उसके घर, 2 लाख का चेक दे दिया, फोटो खिंचा ली, देखो बिल्कुल टाइम से हमने मदद पहुंचा दी और वो आदमी निकल लिया। हमारी ब्यूरोक्रेसी बेसिकली कुछ इस तरह काम कर रही है, ठीक है। चलो दूसरा तुम्हारा दोस्त है, वो एक ऐसे सेगमेंट से आया जहां बताया गया भाई बड़ी मेहनत से कमा के खाना चाहिए, जो है वो पैसा किसी को फालतू नहीं दिया जाता, पैसा बहुत जो हार्ड अर्न होता है, XYZ ये सारा काम होता है। ये क्या करेगा? ये भिखारी जैसे इसके पास पहुंचा, इसको डांट के भगा देगा, भाग जाए ऐसे, राइट, उसको भाग जाए, उसको पैसा नहीं देगा। क्या इससे इसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकला? नहीं निकला। थर्ड पर्सन, बोल बचन, ठीक है, थर्ड पर्सन के पास पहुंचा, इसको कोटा होता है, आज मुझे इतना बोलना है, डाइजेस्टिव सिस्टम ताकि ठीक रहे, मुझे इतना बोलना है। उसको खूब समझाया, बोला तुमने पिछले जन्म बहुत पाप किए होंगे इसलिए इस जन्म ऐसा हुआ, इस समय जो है वो जाया करो शनि मंदिर में अपना तेल चढ़ाया करो, XYZ, उसको खूब समझाया, 1-1.5 घंटा बोला, बोले हो गया आज का, निकल लिया वहां से, धीरे से वहां से निकल लिया। तो क्या इसने इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया? इसने तो 2 रोटी के लिए पैसे भी नहीं दिए, बोल लिया, अपना काम पूरा किया, समझाया, ठीक ठाक है, फिर धीरे से निकल लिया। हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं, देश को ये करना चाहिए, देश को वो करना चाहिए, भ्रष्टाचार ऐसे मिटा देना चाहिए, हमारी साफ सफाई ऐसे होनी चाहिए, बोलने के बाद धीरे से वहां से निकल लेते हैं, करना कुछ नहीं होता है। क्या इससे इसकी सॉल्यूशन निकला? नहीं निकला, राइट। दिस इज द फोर्थ वन, पढ़ा लिखा, जानता है, उसने इस सिचुएशन को एनालाइज किया, उसने कहा कि अगर मैं इसको पैसा दे देता हूं तो हो सकता है इसको थोड़ी देर के लिए खाना पीना मिल जाए, बट इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। ये फिर मेरे से नहीं छोड़ेगा, किसी और से भीख मांगेगा। और इंसान होने के नाते, ह्यूमन बीइंग, हमारे पास ये जो बेगर का काम है ये बहुत गलत काम माना जाता है, ये ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन वैल्यूज के अगेंस्ट है, यानी ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। दूसरा, अगर मैं इसको डांट के भगाऊंगा अभी तो इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये मेरे से नहीं मांगेगा, किसी और से मांगेगा, क्योंकि इसकी नीड है, इसके पास कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। मैं इसको समझाऊंगा तो भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको लाख समझाते रहिए कि तुम इंसान हो, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, अरे उसकी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, लेप्रोसी में कोई काम नहीं कर सकता, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो इसका भी कोई फायदा नहीं होगा।
उसको ये लगता है कि नहीं लेप्रोसी जो है वो इसका इलाज किया जा सकता है और गवर्नमेंट जो है फ्री में इसको इलाज करती है, इसको जो है जस्टिफाई करती है, इसको जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड कराती है। न सिर्फ प्रोवाइड कराती है, ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकार जो है रिहेबिलिटेशन पॉलिसी चलाती है। अगर मैं इसको उस चेन में लेकर जा सकूं, उसको अस्पताल पहुंचा सकूं या उस योजना का, उस जो स्कीम का मैं अगर इसको जो है बेनिफिट दिला सकूं, तो इसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है। ठीक है, आएगा नहीं ये बात कहना बहुत मुश्किल है। उसने क्या कहा, उसकी लाइफ में इट माइट बी कि उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है और वो इस सिचुएशन से हमेशा के लिए बाहर जा सकता है, राइट, जा सकता है। तुम ये बताओ किसका अप्रोच सबसे बेस्ट है? फोर्थ वन। सिचुएशन क्या थी जो मैं तुम्हें अब समझाना चाहता हूं? प्रॉब्लम तो सेम थी, लेकिन इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के तरीके चारों के क्या थे? बिल्कुल अलग। ऑप्टिमम सॉल्यूशन किसने दिया? फोर्थ वन ने। व्हाई he or she gave the optimum solution according to you? Because he or she analyzed the situation properly, analyzed the problem properly, and when you have the ability to analyze the problem properly, you can provide a best or optimum solution. And that is the best way of UPSC. Try to write down on your copy. आज की जो ये सेमिनार है तुम्हारा पूरे साल का एटीट्यूड तय करेगी कि तुम्हें कैसे यूपीएससी को हैंडल करना है। इट इज नॉट अबाउट रीडिंग द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इट्स नॉट अबाउट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी एन हिस्टोरियन और यू आर नॉट गोइंग टू बी अ ज्योग्राफर और यू आर नॉट गोइंग टू बी अ पॉलिटिशियन। तुम्हें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है? जस्ट बिकॉज यू हैव एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू एनालाइज द प्रॉब्लम इन करेक्ट वे। एंड लेट मी प्रूव इट कि आपको ये जो सिचुएशंस है उसको एनालाइज करने की पावर होनी चाहिए। ये हम कर सकते हैं, राइट। तो आपके हिसाब से जो फोर्थ है वो उसने क्या किया? बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन दिया। नाउ यूपीएससी इसी चौथे को खोज रहा है। दिस होल ट्रैप 2011 एंड 13 यूपीएससी इसी चौथे स्टूडेंट को खोज रहा है, वन हु कैन प्रोवाइड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, पुअर्टी, करप्शन, जो लैकनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपका डिजिटल डिवाइड है, इतना कुछ है, इतनी प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं, उन सभी के सॉल्यूशंस देने होंगे। उन्हें ये नहीं चाहिए और यही हमारी ब्यूरोक्रेसी है, राइट। किसान मर जाता है, 2 लाख का चेक पकड़ा दिया, एक्सीडेंट हो गया, चेक पकड़ा दिया, मर गए लोग, चेक पकड़ा दिया। बट हमारे बारे में कहा जाता है कि हम क्राइसिस रिस्पॉन्सिव ब्यूरोक्रेसी हैं। क्राइसिस जनरेट होगी, हम रिस्पॉन्स करेंगे। बट ब्यूरोक्रेसी को कैसा होना चाहिए? एक डेवलपिंग नेशन में, एक जहां पर 21st सेंचुरी में एक ऐसा नेशन होना चाहिए जहां पर हम डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिव होने चाहिए, यानी हमारा रिस्पॉन्स हमारे डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। और जब तक हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तब तक हम कभी भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाएंगे। सॉल्यूशन कहां हम प्रोवाइड करते हैं? हम सॉल्यूशन कहां प्रोवाइड करते हैं? हम हैंडलिंग करते हैं। कौन सा ब्यूरोक्रेट होगा जो गांव में जाकर देख रहा है कि क्या हो रहा है? बहुत थोड़े हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, इसी को हटाने के लिए तो वो यूथ को लेकर अंदर आ रहे हैं। और कैसा यूथ को चाहिए? ये जो पूरा तामझाम हो रहा है, जो करंट अफेयर्स का वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है, ये आप देख रहे हो कि बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन अब आने लगे। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे। क्यों वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर आप मगिंग करते हो, आप रटते हो किसी चीज को, तो अब यूपीएससी में क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाओगे। और रिजल्ट जो मैंने अभी आपको डाटा दिया कि क्यों पहले से स्टैब्लिश जो लोग सर्विस में है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जिनके पास लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो क्यों सर्विस में इजिली चले जा रहे हैं और क्यों एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बाहर निकलता चला जा रहा है। रीजन क्या है? अगर वर्किंग में कोई 4 घंटे पढ़ रहा है, कोई 6 घंटे पढ़ने का टाइम है, वो भी बहुत इजीली हैंडल कर ले रहा है, और 12 घंटा पढ़ने वाला स्टूडेंट जो यहां बैठा हुआ है वो इसको जो है क्रैक नहीं कर पा रहा है। बिकॉज देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द एटीट्यूड एंड एटीट्यूड वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट, दैट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम को समझना, आज मैं यही स्टैब्लिश करूंगा, ये शब्द जितना तुम्हें छोटा दिखाई पड़ रहा है, ये तुम्हारा जो है पेंडोरा बॉक्स है, ये ब्लैक होल है। अगर आप प्रॉब्लम शब्द को नहीं समझोगे, उसको सही समझना, उसको नहीं सीखोगे कि मुझे इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तब तक यूपीएससी में तुम नहीं जा पाओगे। क्योंकि अगले स्टेप पे तुम्हें कहां जाना है? सॉल्यूशन। नो, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? ये बात मेरी समझ में आई। उन्हें कौन से स्टूडेंट चाहिए? सेम केस स्टडी, बेगर तो सभी के लिए बराबर था, बट चारों में से ऑप्टिमली किसने इसको एनालाइज किया? इसने एनालाइज किया। जब इसने सही तरीके से एनालाइज किया, और एनालाइज उसने कैसे किया? उसने इस पॉइंट को एनालाइज किया कि क्या अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, फिर इसको एनालाइज किया, फिर इसको एनालाइज किया, एंड देन फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बट प्रॉब्लम को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना
यूपीएससी को अगर वाकई में क्रैक करना चाह रहे हो तो आपको ये आर्ट सीखनी पड़ेगी कि ऑप्टिमली इसको हम कैसे, प्रॉब्लम को कैसे समझेंगे। जब आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी तब आप सॉल्यूशन की तरफ जाओगे। प्रूव करो इसको कि प्रॉब्लम है क्या, यूपीएससी की प्रॉब्लम कैसी होती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें किस तरह के अप्रोच की नीड पड़ेगी। चलिए मैं आपसे पर्टिकुलरली एक जो है वो एग्जांपल लेता हूं और शायद आप ज्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे यूपीएससी का प्रॉब्लम इतना चैलेंजिंग क्यों होता है। एक कंट्री है यूएसए, एक कंट्री है ईरान, एक कंट्री है इंडिया। ठीक, अब शुरू करते हैं यूपीएससी की प्रॉब्लम्स क्या है और क्यों घनचक्कर हो जाता है इंसान यहां आने के बाद। राइट, इंडिया और यूएसए पिछले कुछ समय से स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं। ठीक है, इंडिया को जरूरत है साउथ एशिया में बैलेंस बनाने के लिए अमेरिका जैसे जो है वो एक ताकतवर देश की, क्योंकि इससे पहले वो रशिया के साथ था और रशिया धीरे धीरे वो स्टेप बैक करता गया, उसका जो है डायमेंशन अदर चला जाने लगा, स्पेशली 1991 के बाद। तो इंडिया और यूएसए एक दूसरे के बहुत करीब है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं। ठीक है, इंडिया ईरान से बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल परचेस करता है, बिकॉज इंडिया को अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती है। अगर एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन नहीं है तो कोई भी कंट्री सरवाइव नहीं कर पाती है। ईरान जो है वो थर्ड लार्जेस्ट उसका जो है वो ऑयल सप्लायर है। डन। पिछले कुछ समय से एक गड़बड़ हुई, यूएसए ने ईरान के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट को तोड़ दिया। ठीक है, देयर इज अ वेव कॉन्फ्लिक्ट इन द इंटरनेशनल एरिना। इंटरनेशनल एरिना में एक विवाद ने जन्म ले लिया, विवाद ने जन्म ले लिया। अब जरा मजेदार तरीके से देखो प्रॉब्लम कितनी डीप है। ठीक है, यूएसए ईरान एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। दोनों किसके पास आ रहे हैं? इंडिया के पास आ रहे हैं। पर प्रॉब्लम का ये तो भी छोटा सा हिस्सा है। यहां दो कंट्री बैठी हुई है, एक है पाकिस्तान और एक है चाइना। इन दोनों के साथ हम अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है हमारी। डन। अब ये रहा हमारा चाइना का सेगमेंट। चाइना जो है वो इन तीनों को ऑब्जर्व कर रहा है। चाइना इंडिया से भी डील कर रहा है, चाइना यूएसए से भी डील कर रहा है और चाइना ईरान को अपने खेमे में भी लेकर आना चाहता है। पाकिस्तान चाइना की गोद में बैठना चाहता है ताकि वो इंडिया को डिस्टर्ब कर सके। चीन और पाकिस्तान मिलकर सीपीईसी बनाते हैं जो कि ग्वादर से होकर जो है वो चाइना तक जाता है ताकि एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन रहे। इस बात को काटने के लिए इंडिया और ईरान चाबार में जाते हैं और चाबार एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है इंडिया ईरान के थ्रू जो है वो अफगानिस्तान को जो है वो मेंटेन कर सकती है, ये अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को काउंटर कर सकता है। देखते जा रहे हो, वेब कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। ठीक है, इसमें दो कंट्री है। अभी और मजेदार तरीके से देखो। सो हमारे लिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए यूएसए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जो है चाइना को भी मेंटेन करना है, हमें पाकिस्तान को अलग थलग भी करना है, हमें अफगानिस्तान को भी अपने साथ लेकर चलना है। लेकिन यहां पर दो कंट्री है, एक है इजराइल और दूसरा है पैलेस्टीन। ठीक, दो कंट्रीज, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिशन में है। ठीक है, इजराइल को सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ है? यूएसए के साथ। ये आज के समय में हमारा सबसे बड़ा जो है वो आर्म सप्लायर बनता चला जा रहा है इजराइल। इंडिया में बहुत बड़ी इस्लामिक जो है पॉपुलेशन है और हमारा जो झुकाव, हम शुरू से किसको सपोर्ट कर रहे थे? पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे थे। इजराइल और पैलेस्टीन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। देख रहे हो कितने लोग मारे गए अभी। ठीक है, जैसे ही अमेरिका ने कहा कि हम यरूशलेम में जो अपना जो एम्बेसी खोलेंगे, वैसे देखो कितना बवाल कट गया, वहां पे कितने लोग मारे जा रहे हैं। और इंडिया इजराइल के साथ भी फ्रेंडशिप कर रहा है और पैलेस्टीन के साथ भी कर रहा है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन इजराइल ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम का जबरदस्त अप्रोच जो अपोज करता चला जा रहा है, जबरदस्त अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। ठीक है, ये चाहता नहीं है। इसने अभी इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया कि ईरान कैसे छुप छुप के जो है न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करता चला जा रहा है। ठीक है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है ईरान को। ठीक है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, दोस्ती उसके साथ बढ़ा रहा है। इंडिया सपोर्ट कर रहा है पैलेस्टीन को। इंडिया को काउंटर करना है चाइना को। चाइना को इन सभी को नचाना है क्योंकि चाइना एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ आ रहा है, ओबोर, और वो चाहता है कि दुनिया के सारे देश जो है वो ज्यादातर हिस्से जो है साउथ चाइना से लेकर जो मिडिल ईस्ट तक या यूरोप तक वो सभी ओबोर का पार्ट बन जाए, इवन इंडिया ऑल्सो। वेब देख के क्या लग रहा है? अभी तो एक कहानी का एक हिस्सा। इसके बाद इंडिया के कुछ पड़ोसी हैं, मालदीव्स।
श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन सभी में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, स्पेशली नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव क्राइसिस है। और चाइना चाहता है कि ये सारे के सारे जो सेगमेंट है वो किसकी तरफ आ जाए, उसकी तरफ आ जाए। अच्छा, ये इंडिया के इमीडिएट नेबर हैं, इसीलिए नेबर फर्स्ट पॉलिसी में हम चाहते हैं कि हमारा नेबर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और इंडिया भी सारे पैकेज को अपनी तरफ लेकर आना चाहता है। एंड सो दे हैव निगोशिएशन कैपेबिलिटी, या तो वो चाइना की तरफ चले जाएंगे या वो इंडिया की तरफ आएंगे। चाइना हैज अ वेरी डीप पॉकेटेड, पाकिस्तान एक ऐसा सेगमेंट है जो यहां पर की प्ले कर सकता है। सार्क में ये जो है वो जो दक्षेश होता है उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट भूमिका में, लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि सार्क में इंडिया जो है वो इन सभी को कोलैबोरेट करके आगे बढ़ जाए और रीजनल पार्टनरशिप में आगे चला जाए। तो वो क्या हो रहा है, वो बिल्कुल इंडिया के हर रास्ते में क्या कर रहा है, अड़ंगा लगाता हुआ चला जा रहा है। सो नो, दिस इज द सिचुएशन, द प्रॉब्लम इज वेरी कॉम्प्लेक्स। व्हाट आई एम डूइंग, यहां प्रॉब्लम यूपीएससी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कभी भी यूनिडायरेक्शनल नहीं होती है, वन डायरेक्शनल नहीं होती हैं। यूपीएससी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मल्टी डायमेंशनल होती हैं। देख रहे हो वेब, एक ही साथ आप दो अपोजिट लोगों के साथ डील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, दो अलग अलग थॉट्स को, दो अलग अलग फॉरेन पॉलिसी को, दो अलग अलग जो है जो इनका डेरिवेशंस है डिप्लोमेसी, उनके साथ आप डील कर रहे हो। किसके साथ जाना चाहिए और किसके साथ नहीं जाना चाहिए। एंड एवरी टाइम ये जो वेब है, क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया को मालदीव में इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना जो है वो क्या कर रहा है, वो धमकी दे रहा है कि इंडिया कभी भी मालदीव में इंटर नहीं करेगा। मालदीव हमारा इमीडिएट पड़ोसी है, वहां पर जो कुछ भी होगा उसका असर हमारे ऊपर आएगा ही आएगा, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होगा ही होगा। सो इंडिया को क्या करना चाहिए। चाइना इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नेपाल में कर रहा है, नेपाल हमारा इमीडिएट पड़ोसी जिसके साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, कहते हैं वहां पे वीजा हमें जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में अगर नेपाल चाइना की तरफ जा रहा है तो हमारा इमीडिएट पड़ोसी का जाना किधर हम लेकर जा सकते हैं, हम डायरेक्ट इंटरफेयर भी नहीं कर सकते, हम रोक भी नहीं पा रहे, राइट। ईरान को कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि अगर इस पूरे पार्ट को काउंटर करना है तो ईरान हमें चाहिए, लेकिन हमें इस यूएसए की भी दोस्ती की जरूरत है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि इंडियन ओशियन में हमारी पावर, साउथ एशिया में हमारी पावर बनी रहे, तो उसके लिए एक पावरफुल कंट्री की बैकिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जिन दोनों को हम दोस्त बनाना चाहते हैं वो दोनों ही आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। सो नाउ द प्रॉब्लम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंड दैट्स द कॉम्प्लेक्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ द यूपीएससी। One who cannot understand the complexity of the web of this particular UPSC, वो फंसा रह जाता है, उसको एक इंडिया ईरान दिखाई पड़ता है, इंडिया अमेरिका दिखाई पड़ता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन सभी चीजों को एक साथ बैलेंस कैसे किया जाता है। सो द प्रॉब्लम इन यूपीएससी इज नॉट अ यूनिडायरेक्शनल, दैट इज अ मल्टी डायमेंशन, एंड व्हेन यू हैव द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स, बहुआयामी समस्याओं को समझने के लिए आपको सबसे पहले मल्टी डायमेंशनल अप्रोच करनी पड़ती है, राइट। यानी कि आपको सबसे जो अच्छी बात होती है वो ये होती है कि आपको डिफरेंट वे में सोचना आना चाहिए, राइट। यानी सिर्फ एक नहीं, आपको ये सारी चीजें, ये सारी चीजें, ये सारी चीज, ये सारी चीज, ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी। अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, यूपीएससी आपसे पूछ लेता है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। बिकॉज हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ आपको नेशनल सिक्योरिटी भी तो चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी नहीं होगी, दैट इज द हाईएस्ट मोर कॉन्सेप्ट। अगर नेशनल सिक्योरिटी नहीं होगी तो आप एनर्जी सिक्योरिटी क्या कर पाओगे। एनर्जी सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड दैट आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। सो हाउ कैन यू मेंटेन दिस बैलेंस, एंड इफ यू कैन मेंटेन दिस बैलेंस ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स, बिना सिद्धांतों के आप ये संतुलन कैसे स्थापित कर पाओगे, सोच के देखो। सो हमें कैसी फॉरेन पॉलिसी चाहिए, हमारे पास कैसी फॉरेन पॉलिसी है, और हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे लेकर आगे जाना पड़ेगा, राइट। हमारे प्रधानमंत्री गए नेपाल और एक लाइन बोली, नेबर्स फर्स्ट। क्या बोला, दिल खोल कर पूजा पाठ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और हम इतना जो है उसको लोन दे रहे हैं। वाई आज हमारे लिए नेपाल जैसा देश इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री की कई बार विजिट हो चुकी है, पिछले कई सालों से कोई प्रधानमंत्री गया ही नहीं। आज क्या जरूरत हो गई थी, इजराइल के साथ हम अपनी फ्रेंडशिप को कभी भी ओपन नहीं करते थे, लेकिन आज हमने खुलकर क्या किया,
अपनी जो है फ्रेंडशिप को दुनिया को दिखाया और दो चीजों को मेंटेन किया। कैसे हुआ और क्यों हम कर रहे हैं? तो हमारे पास अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट है, हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी को भी देखना है, हमने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को भी देना है, और दोनों सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लेक्स इस समय। सो दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन, आपको मैं यही लेकर आना चाहता हूं। यूपीएससी इसी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की बात करता है। अब सवाल है कि हाउ कैन आई डेवलप अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच? मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए मल्टी डायमेंशनल नॉलेज। लिखो इसको, नहीं लिखोगे तो आज की क्लास जो मिस करोगे तो आगे चलकर यही कहोगे सर यूपीएससी में समझ में नहीं आता आंसर लिखते कैसे। ये है, वो तुम्हारे सामने रखेंगे और पूछेंगे इंडिया को क्या करना चाहिए, तुम्हारा दिमाग घूम के रह जाएगा कि यार इंडिया को वाकई में क्या करना चाहिए। आप एक तरफा जवाब दे दोगे, सारा खेल खत्म हो जाएगा। मल्टी डायमेंशनल नॉलेज होनी चाहिए, बट मल्टी डायमेंशनल नॉलेज आती कहां से? मल्टी डायमेंशनल नॉलेज के लिए आपके पास होनी चाहिए एक पावर, दैट इज नोन एज एनालिसिस पावर। एनालिसिस